हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का सचिन कंपटीशन क्लास यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए प्राचीन भारत का इतिहास का वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है, यही प्रश्न जो है आपके हर बार जो है एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जीके में जो है आपका टोटल 50 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें से हिस्ट्री यानी कि इतिहास में लगभग आपका 10 से 12 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो वही इस वीडियो में हम प्राचीन भारत का इतिहास का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में आपका पूछे जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा। अगर आप बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, वैदिक मंत्रों के प्रमुख संग्रह को डैश कहा जाता है। ठीक है, देखिए जो वैदिक मंत्र होते हैं ना, उनके जो प्रमुख संग्रह होते हैं उनको जो है संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो संहिता। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैदिक मंत्रों के प्रमुख संग्रहों को जो है संहिता कहा जाता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द जो है, ठीक है, सत्यमेव जयते शब्द जो है आपका ये किस उपनिषद से लिया गया है ये बताना है। ठीक है, तो देखिए अगर सत्यमेव जयते की हम बात करें तो ये जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, मुंडक उपनिषद से जो है आपका सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। और ये प्रश्न जो है काफ़ी एग्जाम में बहुत बार जो है ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए अगर हम उपनिषद की बात करें तो उपनिषद की कुल संख्या कितना है? तो देखिए उपनिषद की कुल संख्या आपका है 108। कितना है? तो उपनिषद की कुल संख्या आपका 108 है। वही अगर हम वेद की बात करें तो आपका टोटल 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो वेद कितना है? तो 4 है। उपनिषद आपका 108 है। और पुराण कितना है? तो पुराण की संख्या आपका 18 है। ठीक है, तो ये सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाण युग की अवधि लगभग डैश वर्ष पूर्व से डैश वर्ष पूर्व तक मानी जाती है। ठीक है, तो देखिए अगर हम पाषाण काल की बात करें तो पाषाण काल को जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, पहला है आपका पूरा पाषाण काल, दूसरा है आपका मध्य पाषाण काल और तीसरा है आपका नव पाषाण काल। तो अगर हम मध्य पाषाण काल की बात करें तो मध्य पाषाण काल की अवधि जो है आपका 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 12,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक जो है आपका मध्य पाषाण युग की अवधि जो है मानी जाती है। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों के अनुसार, ठीक है, पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा के नगरों में पश्चिमी हिस्सा छोटा और ऊंचा था। ठीक है, पुरातत्वविदों के अनुसार क्या था कि हड़प्पा के जो नगर थे उनमें पश्चिमी हिस्सा जो क्या था? तो छोटा और ऊंचा था, जिसे डैश कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए उसे जो है आपका नगर दुर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो नगर दुर्ग। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता है? देखिए आप लोग हड़प्पा यानी कि हड़प्पा काल या सिंधु काल जो है आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो उसमें से जो है हड़प्पा काल में आपको बताना है कि हथियार और औजार बनाने के लिए जो है किसका उपयोग किया जाता है, यानी कि किस धातु का उपयोग जो है किया जाता था? सोना का, लोहा का, चांदी का और तांबा का। देखिए अगर हम सोना की बात करें तो हड़प्पा काल में जो है आपका सोना, चांदी और तांबा का तो क्या था कि खोज हुआ था, लेकिन आपका लोहा का खोज नहीं हुआ था। और उस टाइम पे जो है हथियार और औजार बनाने के लिए जो है तांबा का प्रयोग किया जाता था। किसका? तांबा का। और ये लोहा की अगर हम बात करें तो लोहा की खोज जो है आपका वैदिक सभ्यता के दौरान हुआ था। कौन सी सभ्यता के दौरान? तो वैदिक सभ्यता के दौरान। ठीक है, और लोहा से जो है हड़प्पा काल के लोग जो है परिचित नहीं थे। बाकी सभी धातु से तो परिचित थे, लेकिन लोहा से जो है हड़प्पा काल के हड़प्पा काल के लोग जो है परिचित नहीं थे। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान डैश से सोना लाते थे। देखिए हड़प्पा जो उस टाइम का जो सभ्यता था, उस टाइम पे जो अभी भारत का जो वर्तमान में किस क्षेत्र से जो है हड़प्पा के लोग जो है सोना पहले लाते थे?
तो देखिए हड़प्पा के लोग जो है वर्तमान में आपका कर्नाटक से जो है सोना लाते थे। कहाँ से? तो कर्नाटक से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था? ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर बताना है। तो देखिए बंदरगाह शहर जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल था। कौन सा था? तो लोथल था। अगर हम लोथल शहर की बात करें तो ये जो है आपका वर्तमान में भोगवान नदी के किनारे जो है कहाँ पे? तो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। ठीक है, और इसकी खुदाई जो है आपका एस.आर. राव ने करवाया था। किसने? तो एस.आर. राव ने जो है इसकी खुदाई करवाया था। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए कालीबंगा से आप लोग ध्यान रखिएगा कि कालीबंगा से जो है हमें हल से जूते हुए खेत के निशान मिले थे। ठीक है, कालीबंगा से क्या मिले थे? तो हल से जूते हुए खेत के निशान जो है आपके कहाँ से मिले थे? तो कालीबंगा से। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ठीक है, तो मोहनजोदड़ो में जो है आपका सबसे बड़ा भवन धान्यागार था। कौन सा? तो धान्यागार। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो इसकी खुदाई जो है 1922 ईस्वी में। कब? तो 1922 ईस्वी में किसने करवाया था? तो 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने करवाया था। और ये जो है आपका वर्तमान में सिंधु नदी के तट पर कहाँ पे? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना ज़िले में स्थित है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि ये जो है आपका सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जो है वर्तमान में लड़काना ज़िले में स्थित है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ जो है आपका क्या होता है? तो मृतकों का टीला होता है। क्या होता है? तो मृतकों का टीला। तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुई थी। देखिए अगर हम वैदिक सभ्यता की बात करें तो वैदिक सभ्यता जो है, वैदिक सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी जो है आपका सरस्वती नदी को मानी जाती थी। और वैदिक सभ्यता भी जो है आपका कहाँ पे? तो सरस्वती नदी के पास ही जो है विकसित हुई थी। अगर हम नदियों में बात करें तो देखिए वैदिक सभ्यता में अगर हम नदियों में बात करें तो ऋग्वेद में क्या था कि गंगा नदी का उल्लेख जो है आपका एक बार मिलता है। वही अगर हम यमुना नदी का बात करें तो यमुना नदी का उल्लेख जो है आपका 3 बार मिलता है। और अगर एक एग्जाम में आपका ये प्रश्न पूछा जाए कि ऋग्वेद में जो है सबसे अधिक बार उल्लेख किस नदी का हुआ है, तो सिंधु नदी का उल्लेख जो है आपका सबसे अधिक बार हुआ है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो इसका आंसर आपका होगा सरस्वती नदी के किनारे जो है विकसित हुई थी। और सरस्वती नदी को जो है सबसे पवित्र भी माना जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? ठीक है, तो देखिए अनुष्ठान को दर्शाने वाला शब्द है आपका कल्प। कल्प जो है आपका ये अनुष्ठान को दर्शाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद क्या है? तो उपनिषद की अगर हम बात करें तो ये हिंदू दर्शन का स्रोत है। ठीक है, हिंदू दर्शन का स्रोत जो है उपनिषद है। और अगर हम उपनिषद की बात करें तो उपनिषद की कुल संख्या आपका है 108। ठीक है, उपनिषद की संख्या आपका 108 है, वेद की कुल संख्या आपका 4 है और पुराण की कुल संख्या आपका 18 है। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद जो है आपका धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? ठीक है, तो देखिए धार्मिक अनुष्ठानों से जो है आपका यजुर्वेद जो है धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। कौन सा वेद? तो यजुर्वेद। अगर हम यजुर्वेद की बात करें तो इसमें जो है आपका यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का जो है संकलन मिलता है यजुर्वेद में। और इसमें बलिदान विधि का भी जो है वर्णन किया गया है। वहीं अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद जो है आपका सबसे प्राचीन वेद है। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। इसमें जो है आपका 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 जो है ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्रों का संकलन मिलता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। वही अथर्ववेद की अगर हम बात करें तो अथर्ववेद जो है आपका इसमें कुल 731 मंत्र हैं और लगभग जो है 6000 पद हैं। अथर्ववेद का संबंध जो है चिकित्सा, तंत्र मंत्र, जादू टोना और वशीकरण से है। और वही अगर हम सामवेद की बात करें तो इसमें जो है आपका संगीत का जो है संकलन मिलता है। ठीक है, संगीत का संकलन जो है आपका सामवेद में मिलता है। फिर आपका यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखिए, अगर हम भगवान बुद्ध यानी कि महात्मा बुद्ध की अगर हम बात करें तो महात्मा बुद्ध को जो है बोध गया में जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और बोध गया में कब हुई थी, तो देखिए कठिन तपस्या के बाद जो है कब, तो 35 वर्ष की आयु में जो है बैसाख की पूर्णिमा की रात। और किस नदी पे, तो निरंजना नदी के किनारे जो है पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है, बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए ज्ञान प्राप्ति के पहले जो है भगवान बुद्ध का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है इनका नाम जो है बुद्ध के नाम से जो है जाना जाने लगा। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और जिस स्थान पर जो है बुद्ध की को ज्ञान की प्राप्ति हुई वो स्थान जो है बोध गया कहलाने लगा, ठीक है। और देखिए ये जो सारनाथ है, सारनाथ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि सारनाथ में जो है बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था और उसे जो है धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन दर्शन के अनुसार जैन मीमांसा शब्द का अर्थ क्या है। तो जैन दर्शन के अनुसार जो है जैन मीमांसा शब्द का आपका अर्थ होता है विजेता। क्या होता है, तो विजेता। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है, ठीक है। तो देखिए त्रिपिटक जो है आपका बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। किसका, तो बौद्ध धर्म का। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है, ठीक है। तो देखिए गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है वो अशोक मौर्य का जो है रूमिनदेय स्तंभ, कौन सा, तो रूमिनदेय स्तंभ के द्वारा जो है अंकित किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संबंध कब आरंभ हुआ था। तो विक्रम संबंध की बात करें तो ये आपका 57 ईसा पूर्व यानी कि ईसा पूर्व 57 में जो है इसका आरंभ हो गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय सूत्र किसने लिखी है। तो न्याय सूत्र जो है गौतम ने लिखी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अशोक के अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान था, ठीक है। तो अशोक के अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान था जेम्स प्रिंसेप। कौन था, तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले जो है अशोक के जितने भी अभिलेख थे सारे अभिलेखों को समझा था। तो उसका नाम था आपका जेम्स प्रिंसेप। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था। तो नंद वंश का अंतिम शासक आपका धनानंद था। कौन था, तो धनानंद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश से मगध के पहले शासक थे। तो हर्यक वंश जो है हर्यक वंश से मगध के पहले शासक था आपका बिंबिसार। कौन था, तो बिंबिसार। और हर्यक वंश जो है हर्यक वंश को आपका पितृहीनता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इस वंश में जितने भी शासक हुए वो सभी ने अपने जो है पिता की हत्या कर कर शासक बना था, ठीक है। चाहे बिंबिसार हो, चाहे अजातशत्रु हो, चाहे कोई भी शासक हो, हर्यक वंश के सभी शासक को जो है इसलिए हर्यक वंश को जो है पितृहीनता वंश कहा जाता है, क्योंकि इसमें सारे शासक जो है पिता की हत्या कर कर जो है राजगद्दी पर बैठा था। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की माता निम्नलिखित में से किस गण से संबंधित थी। तो समुद्रगुप्त की माता जो है लिच्छवी से, किससे, तो लिच्छवी से जो है संबंधित थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है। तो देखिए रावी नदी का पुराना नाम यानी कि ऋग्वैदिक नाम आपका हो जाएगा क्या, तो देखिए रावी का पुराना नाम आपका है पुरुषनी। क्या है, तो पुरुषनी है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और ये अस्किनी जो है आपका, अस्किनी किसका पुराना नाम है, तो अस्किनी है आपका ये चिनाव का, ठीक है। तो अस्किनी जो है आपका चिनाव नदी का पुराना नाम है। वही अगर हम सुतुद्री की बात करें तो सुतुद्री जो है आपका, ये सुतुद्री आपका पुराना नाम किसका है, तो यह है आपका सतलज नदी का। कौन सा नदी का, तो सतलज नदी का जो है आपका पुराना नाम सतुद्री है। तो ये सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम और चौथे जैन तीर्थंकरों के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र नगरी का नाम क्या है। तो देखिए प्रथम और चौथे जैन तीर्थंकर जो थे उनके जन्म स्थान के रूप में जो है
अयोध्या नगरी जो है पवित्र नगरी का नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है। तो देखिए जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत जो है आपका अहिंसा को माना जाता है। किसको? तो अहिंसा को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया, यानी कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो पहला उपदेश जो है आपका सारनाथ में दिया था। कहाँ पे? तो सारनाथ में। और यहाँ पे देखिए लुम्बिनी से आप लोग ध्यान रखिएगा कि लुम्बिनी में जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और बोध गया से ध्यान रखिएगा कि बोध गया में जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कुशीनगर में जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु को जो है बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण जो है कहा जाता है। तो ये सारी बातों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में अत्विका राज के रूप में किसे संदर्भित किया गया था। ठीक है, तो देखिए भारतीय इतिहास में जो है आपका अत्विका राज के रूप में जो है वनराज को संदर्भित किया गया था। किसको? तो वनराज को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएन सांग ने किस सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी। ठीक है, तो देखिए हुएन सांग जो है आपका हर्षवर्धन के समय, किसके समय? तो हर्षवर्धन के समय जो है भारत की यात्रा की थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने कन्नौज यानी कि कान्यकुब्ज को अपनी राजधानी बनाई थी। तो देखिए कन्नौज को जो है किसने राजधानी बनाई थी? तो प्रतिहार वंश ने। प्रतिहार वंश ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा चोल शासक था जो गंगा विजेता के नाम से प्रसिद्ध था। तो देखिए गंगा विजेता के नाम से आपका राजेंद्र चोल प्रथम जो है प्रसिद्ध था। कौन सा? तो राजेंद्र चोल प्रथम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुलीन प्रथा निम्न में से किसके शासनकाल से संबंधित थी। ठीक है, तो देखिए कुलीन प्रथा जो है आपका सेन से, किसके? तो सेन शासनकाल से जो है संबंधित थी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान में भोपाल शहर बनाया था। देखिए जो आपका वर्तमान में भोपाल शहर है जो कि आपका मध्य प्रदेश की राजधानी है, इसको किस प्रतिहार शासक ने बनवाया था। तो देखिए इसको जो है आपका मिहिर भोज ने बनवाया था। किसने? तो मिहिर भोज ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवणबेलगोला किस जैन संत के साथ गया था। तो देखिए ये जो है आपके गए थे भद्रबाहु के साथ। किसके साथ? तो भद्रबाहु के साथ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की राजधानी आपकी थी पाटलिपुत्र। क्या थी? तो पाटलिपुत्र। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और देखिए पाटलिपुत्र शहर को किसने बसाया था, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पाटलिपुत्र शहर को किसने बसाया था। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी तो आपकी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी। और पाटलिपुत्र शहर को बसाया किसने था? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ का लायन कैपिटल किस शासक से संबंधित है। तो देखिए सारनाथ का जो लायन कैपिटल है ये अशोक से संबंधित है। किससे? तो अशोक से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी थी। तो देखिए कनिष्क ने जो है पुरुषपुर को राजधानी बनाया था। किसको? तो पुरुषपुर को, जो कि पुरुषपुर का नाम क्या है? तो पेशावर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने आरंभ किया था। तो विक्रम संवत की अगर हम बात करें तो विक्रम संवत जो है आपका चंद्रगुप्त प्रथम ने आरंभ किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुप्त शासकों में किसने
अश्वमेधा यज्ञ संपादित किया था? तो देखिए अश्वमेधा यज्ञ को किसने संपादित किया था? तो समुद्रगुप्त ने संपादित किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था? तो देखिए गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री जो है आपका ये था आर्यभट्ट। कौन थे? तो आर्यभट्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का लक्षण नहीं है? देखिए जाति प्रथा का लक्षण जो है आपका विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है। ठीक है, जाति जन्म से निर्धारित होती है, ये तो है जाति प्रथा का लक्षण। विवाह समूह के सदस्यों में ही हो सकता है, ये भी आपका जाति प्रथा का लक्षण है, लेकिन विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राचीन भारतीय गणितज्ञ ने बीजगणित की खोज की थी? तो देखिए बीजगणित की खोज जो है आपके आर्यभट्ट ने की थी। किसने? तो आर्यभट्ट ने। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और देखिए इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और अच्छे टॉपिक के साथ।